संजय लुणावत फ्रॉम माई मिशन उदयपुर, बीएड द्वितीय वर्ष, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, नॉलेज एंड करिकुलम। क्वेश्चन, वैश्विक ज्ञान की महत्ता का वर्णन कीजिए। वैश्विक ज्ञान द्वारा हमें मानक ज्ञान प्राप्त होता है, यानी स्टैंडर्ड ज्ञान। कैसे प्राप्त होता है? इंटरनेट, ईमेल आदि से वैश्विक ज्ञान जन जन तक पहुंच रहा है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक ज्ञान तथा धार्मिक ज्ञान के मध्य अंतः संबंध को स्पष्ट करो, या फिर धर्म एवं विज्ञान में विवाद क्यों होते हैं। धर्म के मामले में ज्ञान हमें भगवान जैसी संस्था या फिर पवित्र संस्थाओं के व्यक्तियों अर्थात साधु संतों के द्वारा प्राप्त होता है। वहीं वैज्ञानिक ज्ञान प्रौद्योगिकी और ज्ञान के द्वारा लोगों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करके उनके जीवन को खुशहाल बनाने का उद्देश्य रखता है। धार्मिक ज्ञान लोगों में नैतिक आचरण, अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना जैसे गुण स्थापित करता है। दोनों ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों में अंतर है। वैज्ञानिक ज्ञान हमको भौतिकता की ओर ले जाता है और धार्मिक ज्ञान आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। नेक्स्ट, विश्वास महत्वपूर्ण क्यों है? इसके पीछे कारण है कि हम जो कोई भी काम करते हैं ना, उसके पीछे हमारा विश्वास होता है। नेक्स्ट, सूचना की विशेषताएं लिखिए। सूचनाएं आंकड़े या तथ्य के रूप में होती है और सूचना प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, विद्यालय को बाहरी समुदाय से संबंध स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को कौन से प्रोग्राम यानी कार्यक्रम करवाए जाने चाहिए? तो उनसे सामुदायिक सेवाएं करनी चाहिए, आसपास के वातावरण की रिपोर्ट तैयार करवानी चाहिए, समाज में पहुंच बनानी चाहिए, मनोरंजनात्मक क्रियाएं जैसे सामुदायिक बाल सभा, नाटक, मेले आदि का आयोजन करवाना चाहिए। पुस्तकालय और वाचनालय आम लोगों के लिए भी खुला रहना चाहिए और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट, ज्ञान एवं चेतना के मध्य संबंध बताइए। ज्ञान की जो गहराई है वह चेतना में छुपी होती है और चेतना को भीतर से जागृत करना होता है। नेक्स्ट, स्थानीय और सार्वभौमिक पाठ्यक्रम के गुण स्पष्ट करो। देखिए, स्थानीय और सार्वभौमिक पाठ्यक्रम के गुण क्या है? पहला तो जो भी स्थानीय यानी लोकल, आसपास, अपने आसपास के गांव, मोहल्ले, शहर में जो जो व्यवसाय है उनकी जानकारी देना, विद्यार्थियों में रुचि विकसित करना, वह पाठ्यक्रम उस क्षेत्र के सामाजिक जीवन से घनिष्ठ संबंध रखने वाला होना चाहिए। जैसे पाठ्यक्रम में मेवाड़ के हिसाब से गौरी पढ़ी जानी चाहिए। साथ ही विश्व की अन्य संस्कृतियों से भी उनको जानकारी देनी चाहिए और बच्चे खुद पढ़ सके, खुद अध्ययन कर सके, स्व अधिगम, ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम का लक्ष्य पूरा होना चाहिए। बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, ऐसी जानकारी देनी चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षण तथा प्रशिक्षण में तुलना कीजिए। शिक्षण क्या करता है? परिमार्जन, सुधार लाना, व्यवहार सुनिश्चित हो, यह शिक्षण के उद्देश्य है। और प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों में कौशल और दक्षता में वृद्धि करना, विकसित करना। शिक्षण सैद्धांतिक ज्ञान देता है और प्रशिक्षण वास्तविक यानी व्यवहारिक क्रियात्मक ज्ञान देता है। नेक्स्ट, शिक्षा दर्शन को किस प्रकार प्रभावित करती है? शिक्षा दर्शन की आधारशिला कहलाती है। शिक्षा किसी दर्शन ने जो सिद्धांत दिए हैं उनको आगे बढ़ाने वाली होती है, अगली पीढ़ी को उस दर्शन के सिद्धांत का ज्ञान कराती है और उस दर्शन को जीवित रखने में अपना योगदान देती है। नेक्स्ट, शिक्षण एवं अधिगम के अंतर संबंध की विवेचना करो। शिक्षण से ही अधिगम और अधिगम से ही शिक्षण की प्राप्ति होती है, यानी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एकीकृत यानी आपस में जुड़े हुए हैं। और शिक्षण का अंत यानी पढ़ाई पूरी होती है तो बच्चा क्या होता है? सीख जाता है। इसलिए कहा गया शिक्षण का अंत अधिगम में होता है। शिक्षण और अधिगम में 4 तत्व है: शिक्षक, विद्यार्थी, पढ़ाने की क्रिया यानी शिक्षण की प्रक्रिया
और अधिगम का क्रम। शिक्षण के बिना अधिगम संभव है। नेक्स्ट, शिक्षा दर्शन के कार्यों का उल्लेख करो। तो शिक्षा दर्शन क्या करता है? शिक्षा के दोष और गुण ये बताता है, समन्वय स्थापित करता है, दुनिया भर में जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव है उसमें कमी होती है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है उसका हमें ज्ञान कराता है। नेक्स्ट, ज्ञान की अनिवार्य शर्तें कौन सी है? पहली शर्त है विश्वास, दूसरा है वह विश्वास सत्य हो, तीसरा है उस विश्वास के सत्य होने का प्रमाण हो। नेक्स्ट, ज्ञान के स्रोत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ज्ञान के चार स्रोत है। अब अनुभवजन्य यानी जो हम खुद अनुभव करें, तार्किक चिंतन और किसी निर्णय से, और एक होता है अंतर्दृष्टि या अंतः प्रज्ञा यानी सूझ, हम हमारी समझ से, हम हमारे आंतरिक मन से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, दर्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। दर्शन फिलॉसफी शब्द से बना है और फिलॉसफी यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है, जिसमें फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो फिलॉसफी का अर्थ हुआ ज्ञान से प्रेम अर्थात विद्या से अनुराग। नेक्स्ट, ज्ञान की विशेषताओं की विवेचना करो। अब ज्ञान की क्या विशेषता है? एक तो यह अर्जित योग्यता है, यानी हम अपने प्रयासों से इसे प्राप्त करते हैं। यह प्रमाणित होता है, प्रमाणित किया जा सकता है। ज्ञान निश्चित और स्पष्ट होता है, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, कोई पक्षपात या त्रुटि नहीं, परिशुद्धता का गुण पाया जाता है। ज्ञान में वैधता और विश्वसनीयता होता है, सार्वभौमिकता का गुण भी होता है, यानी सभी जगह ज्ञान ज्ञान ही रहता है। ज्ञान के आधार पर भविष्य कथन कर सकते हैं, और ज्ञान कोई भी शोध कार्य रिसर्च करनी है तो उसके लिए ज्ञान जरूरी है। नेक्स्ट, ज्ञान मीमांसा की विवेचना करो। अब ज्ञान मीमांसा में विवेचना इन्होंने बताया कि कौन बन जाती? सामाजिक चेतना। अब ज्ञान मीमांसा में कुछ प्रश्न आते हैं, ज्ञान क्या है, ज्ञान की संभावना है या नहीं है, ज्ञान प्राप्त कैसे होता है, मानव ज्ञान की सीमाएं क्या क्या है। नेक्स्ट, अच्छे शिक्षण की विशेषताओं की विवेचना करो। तो अच्छा शिक्षण सुनिश्चित होता है, सर्वांगीण विकास करता है, प्रजातंत्र का दृष्टिकोण पैदा करता है, रुचि और उत्सुकता पैदा करता है, उपचारात्मक और निदानात्मक होता है, बच्चों को सक्रिय बनाता है, सामाजिक आदर्श के अनुसार होता है, प्रगतिशील होता है और बच्चों में सांवेगिक स्थिरता उत्पन्न करता है, यानी वह सुख में या दुख में अपना बैलेंस खो नहीं देवे, यह गुण पैदा करता है। नेक्स्ट, बुद्धिवाद की विशेषताओं की विवेचना करो। बुद्धिवाद में ज्ञान यथार्थ होता है, जो ज्ञान यथार्थ है वह सार्वभौमिक और अनिवार्य होता है। यथार्थ ज्ञान बुद्धि से उत्पन्न होता है। यथार्थ ज्ञान जो है यानी समस्त ज्ञान जन्म से ही मौजूद रहता है, और ज्ञान में बुद्धि प्रारंभ से ही पूर्णतः क्रियाशील होती है, और बुद्धिवाद के अंतर्गत गणित के ज्ञान को आदर्श ज्ञान माना जाता है। नेक्स्ट, अनुभववाद की विशेषता क्या है? तो ज्ञान का मूल और एकमात्र स्रोत, यानी हमें ज्ञान सिर्फ और सिर्फ अनुभव से प्राप्त होता है, यह इसकी विशेषता है। नेक्स्ट, ज्ञान को परिभाषित करना, अर्थ स्पष्ट करना और विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो ज्ञान ज्ञ धातु से बना है, ज्ञ का अर्थ होता है जानना। अब मानवीय ज्ञान के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें होती है, जो जैसे विश्वास का सत्य होना और प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना। नेक्स्ट, सुकरात के अनुसार ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। अब ज्ञान की विशेषता क्या है? ज्ञान सुख और शक्ति की कुंजी, आजकल कहा भी जाता है नॉलेज इज पावर। सुकरात ने कहा है जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वही सद्गुणी है। ज्ञान प्राप्त करना खुद की प्रगति के लिए भी और समाज सेवा के लिए भी अनिवार्य है। ज्ञान ही ऐसा है जो मनुष्य को पशुओं से अलग और सर्वोच्च साबित करता है। ज्ञान हमारी नई पीढ़ी को समाज से समायोजन करना सिखाता है, सही गलत उचित अनुचित के मध्य अंतर करना भी सिखाता है। विज्ञान ने जो भी प्रगति खोज आविष्कार किए हैं वह सब ज्ञान का ही परिणाम है। ज्ञान संस्कृति और सभ्यता के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्ञान से समय का सदुपयोग करना सीखते हैं। शेक्सपियर ने कहा है ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं।
नेक्स्ट, ज्ञान क्या है? ज्ञान के मूल तत्व बताएं। तो अनुभव के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। बालक के अनुभव क्षेत्र के बढ़ने के साथ साथ ज्ञान भी बढ़ता जाता है। ज्ञान में 3 तत्व शामिल हैं। पहला, ज्ञान हमेशा विचार के रूप में हमारे मस्तिष्क में रहता है। दूसरा, ज्ञान की विषय वस्तु की जो है वह वास्तविक प्रकृति के अनुसार होना जरूरी है, अर्थात जो हमारे जीवन में घट रहा है वह ज्ञान उस प्रकृति के अनुसार हो। और तीसरा, हमारा विचार यथार्थ तथ्य होना चाहिए, जैसा तथ्य है उसके अनुसार ही हम सोचे, हम निष्कर्ष निकालें। नेक्स्ट, ज्ञान की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो ज्ञान में शक्ति है, ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो सकता है, ज्ञान के द्वारा ही सत्य तक पहुंच सकते हैं। ज्ञान क्रमिक रूप से एक के बाद एक आगे बढ़ता है। ज्ञान असीम है, सीमा विहीन है, अनंत ज्ञान है। ज्ञान हमेशा सुनिश्चित होता है एवं ज्ञान तथ्य और मूल्यों पर आधारित होता है। ज्ञान प्राप्ति का स्रोत सूचनाएं होती, यानी सूचनाओं से हमें ज्ञान मिलता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। और ज्ञान अनुभव से भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ज्ञान की प्रकृति, स्वरूप एवं शिक्षा से संबंध स्पष्ट करो। अब यहाँ पर देख लीजिए, किसी वस्तु अथवा विषय का स्वरूप, यानी जैसा वह अनुभव हो रहा है वैसा हमको बोध हो, वही ज्ञान है। यानी यदि हमें दूर से पानी दिख रहा है और पास जाने पर पानी ही मिले तो हम कहेंगे कि अमुक स्थान पर पानी होने का वास्तविक ज्ञान है। और यदि पास गए और पानी के स्थान पर रेत दिखाई दे जिससे प्यास तो बुझाई नहीं जा सकती, तो फिर क्या कहा जाएगा कि वहाँ पानी होने का जो ज्ञान था वह ज्ञान गलत हुआ है। फिर देखिए, रसोई का सामान रसोई घर में, बैठक का सामान बैठक में, और जो भी साफ़ सफाई का सामान स्नानाघर में हम व्यवस्थित रख देते हैं, जबकि ये सारे सामान बाजार से हम एक साथ एक ही बैग में रख लेते हैं। उसी तरह से हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारे अनुभव इंद्रियों के माध्यम से आते हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क उसे क्या कर देता है? व्यवस्थित कर देता है। यही ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान का अर्थ है जैसे हम देखने, सूंघने, चखने, सुनने, स्पर्श से अनुभव हो, ठीक है। और दूसरा ज्ञान होता है अनुमान के कारण, जैसे पानी, जो हमको लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं तो बारिश होगी, धुआं देखकर हमको लग जाता है कि कहीं आग लग रही होगी। अहंकारी व्यक्ति है तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान का भ्रम है। नेक्स्ट, ज्ञान का महत्व बताएं। तो देखिए, ज्ञान ही गुण है, ज्ञान मानव जीवन का सार है, ज्ञान से ही कल्याण किया जा सकता है, चरित्र निर्माण होता है, सत्य तक पहुंचा जा सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुभव जरूरी है, ज्ञान क्रमबद्ध चलता है, ज्ञान चेतना है, ज्ञानी मनुष्य का मनोबल और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। अच्छे बुरे, सत्य असत्य, सुख दुख, इन सब का ज्ञान, सबका पता हमें इन सब में अंतर ज्ञान से ही पता लगता है। ज्ञान समाज को सुधारने में, रूढ़ि और अंधविश्वासों को दूर करने में सहायक हुए, तर्क आदि का विकास होता है। शिक्षा प्राप्ति के लिए ज्ञान जरूरी है, ज्ञान ही सद्गुण है। नेक्स्ट, तर्क और विश्वास में अंतर। जो कुछ हुआ है उसकी जो चर्चा करते हो तर्क है, और जो हमें नहीं पता है, अनजान है, उसके जानने की ओर प्रयास करना, उसकी ओर आगे बढ़ना, वह विश्वास है। विश्वास से हमको आराम मिलता है, जैसे हमको किसी के प्रति भरोसा होता है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। विश्वास तर्क से परे होता है। जहाँ किसी पर भरोसा, जैसे व्यक्ति भगवान पर भरोसा करता है तो वहाँ तर्क नहीं करता है। हर तर्क किसी न किसी विश्वास पर आधारित होता है। विश्वास भी 2 प्रकार का होता है, एक तो भय, लोभ और असुरक्षा के कारण, है ना, और दूसरा होता है प्रेम के कारण। माँ और बच्चे के बीच जो विश्वास है, या गुरु और शिष्य के बीच जो विश्वास है, वो प्रेम के कारण है। प्रेम से होने वाला विश्वास कभी टूटेगा नहीं, और लोभ और भय द्वारा होने वाला विश्वास अस्थायी होता है, कमज़ोर होता है। नास्तिक व्यक्ति तर्क का सहारा लेता है और आस्तिक व्यक्ति विश्वास के सहारे चलता है। विश्वास और तर्क के बीच संतुलन की आवश्यकता है, क्योंकि आप हमेशा तर्क करेंगे तो भी परेशान रहेंगे, और भरोसा करेंगे तो कभी आपके भरोसे को ठेस भी लग सकती है। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्त करने के प्रमुख आधार बताइए। तो ज्ञान, एक और क्वेश्चन है इसी में, ज्ञान प्राप्ति के कितने स्तर है? तो 3 स्तर है। पहला है ज्ञानेंद्रिय, यानी हर बच्चा शुरुआत में अपनी जो इंद्रियां है उनके माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरे स्तर पर क्या होता है? मानसिक विकास, यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए तर्क
और विवेकपूर्ण सोच का सहारा लेता है। और तीसरे स्तर पर क्या होता है, अंतःकरण से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, हमारे अस्तित्व का क्या मतलब है, सर्वोच्च सुख किसमें निहित है, जाहिर है परोपकार में। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान सर्वोच्च कोटि का होता है। नेक्स्ट, स्थानीय स्वदेशी देशज ज्ञान से क्या तात्पर्य है? स्थानीय ज्ञान की महत्ता का वर्णन करो। अब स्थानीय ज्ञान मतलब हमारा लोकल, हमारे आसपास, हम जिस परिवेश में रह रहे हैं उस स्थान विशेष को हम अगर ध्यानपूर्वक देखें यानी अवलोकन करें तो वहाँ की जो विशेषताएं और सूचनाएं हैं वह ज्ञान स्थानीय ज्ञान कहलाता है। स्थानीय ज्ञान से क्या होता है कि वहाँ की परिस्थिति के बारे में निर्णय लेने में सहायक होता है। जैसे हर जगह की मिट्टी, मौसम, जलवायु, पानी, वर्षा की मात्रा अलग होती, तो उसके हिसाब से एक ही फसल हर जगह कामयाब नहीं हो सकती। तो ये जो जानकारी है कि मत्स्य पालन, कृषि, पशुपालन, जल संरक्षण, अब जैसे रेगिस्तान में ऊंट ज़्यादा अच्छा है और वहीं पानी वाले स्थान पर गाय भैंस पाले जा सकते हैं। जल संरक्षण, स्वास्थ्य आदि के बारे में जो निर्णय लिए जाते हैं वो स्थानीय स्वदेशी ज्ञान के आधार पर है। अधिकतर यह ज्ञान मौखिक होता है और माता पिता अपनी संतानों को इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट, स्थानीय ज्ञान की विशेषताएं क्या है? पहला तो ये स्थान विशेष के अवलोकन से प्राप्त होता है। दूसरा, वो स्थानीय लोग हैं, वह अपने आसपास के वातावरण से अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। इस कारण उनको अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है कि कब कौन सी फसल बोनी, कौन से जानवर पालने, किन जड़ी बूटियों से लोकल जहाँ जंगलों में लगती उसके उपयोग से बीमारियों से दूर रहना। यही स्थानीय ज्ञान आगे जाकर के सार्वभौमिक ज्ञान यानी बड़े लेवल का ज्ञान बन जाता है। स्थानीय ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। स्थानीय ज्ञान चूंकि अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है इसलिए इसका स्वरूप एक जैसा नहीं होता है। अब स्थानीय ज्ञान के अनुसार ही पहले आपने देखा होगा कि सूरज की परछाई के आधार पर समय निर्धारित की जाता था, लेकिन आधुनिक तकनीकी के कारण स्थानीय ज्ञान धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो रहा है। लेकिन फिर भी स्थानीय ज्ञान कई जगह बहुत ज़्यादा लाभप्रद है, जैसे खेती के क्षेत्र में, पशुपालन में, पशु चिकित्सा, वन और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, आयुर्वेद, सामुदायिक खेल, सामाजिक संरचना आदि चीज़ें। विभिन्न प्रकार का शिल्प ज्ञान, कला, चित्रकारी कुछ परिवार या समूह तक सीमित रहा, अतः वह स्थानीय ज्ञान सभी तक नहीं पहुंच पाया, एक क्षेत्र तक ही सिमट करके रह गया। नेक्स्ट, आधुनिक ज्ञान स्थानीय ज्ञान को किस प्रकार प्रभावित करता है? देखिए, जैसे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी आदि प्रयोग किए जाते थे। अब बस, ट्रेन, हवाई जहाज यातायात के साधन प्रचलन में आ गए, तो इससे वो पुराने साधन अब काम के नहीं रहे। अब लोगों का पहले आना जाना सीमित था, अब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब बढ़ जाने से बहुत सारे नई तरह की चीज़ें सामने आ रही है। स्थानीय और सामुदायिक नियम वो भी अब कमज़ोर होते जा रहे हैं, मतलब समुदाय का जो नियंत्रण था वह कमज़ोर होता जा रहा है। अब स्थानीय लोग भी आधुनिक ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल वगैरह, तो स्थानीय तकनीकी ज्ञान समय के साथ साथ सीमित होता जा रहा है। लोग अब मशीनी ज्ञान या आधुनिक ज्ञान पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट, वैश्विक ज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताओ। वैश्विक ज्ञान जो पूरी दुनिया भर के स्तर पर है, जैसे हम टीवी वगैरह जो देख रहे हैं, जो हम मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, हम स्कूलों में जो पढ़ाई कर रहे हैं, वह वैश्विक ज्ञान से संबंधित है। यह स्थानीय सीमा से बाहर है। जैसे मेवाड़ के लोग खाली मेवाड़ के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, वो पूरे राजस्थान, भारत और दुनिया भर के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे हमें नए तथ्य, नई सूचनाएं मिलती हैं। अगर राष्ट्र को दुनिया के स्तर पर आना है तो वैश्विक ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। इससे हमारे ज्ञान में और विस्तार होता है, नई तकनीक का विकास होता है और सभी पूरी दुनिया भर में सबको उसका लाभ प्राप्त होता है। दिन ब दिन इसके क्षेत्र में विस्तार होता जा रहा है। विभिन्न देशों से हमारे संबंध स्थापित हो रहे हैं। व्यापार, वाणिज्य, अर्थशास्त्र आदि, रोजगार वगैरह सब जरूर बढ़ेंगे वैश्विक ज्ञान के लाभ से। नेक्स्ट, वैज्ञानिक ज्ञान क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ऐसा ज्ञान जिसका अध्ययन सुव्यवस्थित तरीके से मान्य सिद्धांत से होता है। यहाँ पर देख लीजिए
कि इंद्रियानुभव और तर्क दोनों का सहारा लेना पड़ता है, सत्य का परीक्षण भी जरूरी है, और वैज्ञानिक ज्ञान व्यक्ति के अनुभव, प्रयोग, निरीक्षण के आधार पर होता है। नेक्स्ट, धार्मिक ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करो। तो धार्मिक ज्ञान धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ होता है। ये पारंपरिक समाज में जो भी क्रियाकलाप जो है वो इसी धार्मिक ज्ञान के आधार पर होता है। सभी जैसे हिंदू वेदों को अपना धार्मिक ज्ञान का स्रोत मानते हैं और ये ज्ञान परंपरागत और सर्वमान्य होता है। यहाँ पर कोई तर्क या सत्यता का परीक्षण का सहारा नहीं लिया जाता है और धार्मिक ज्ञान में किसी भी तरह का परिवर्तन बहुत मुश्किल और कठिन होता है। नेक्स्ट, सूचना की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करो। भविष्य में कोई भी योजना बनानी हो तो उसके लिए सूचना जरूरी है। सूचना के आधार पर ही किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। कोई भी निर्णय लेना हो तो उसके लिए कई तरह की सूचनाएं, तथ्य जरूरी है। कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन करना हो तो उसके लिए भी सूचना यानी जानकारी जरूरी है। प्रशासनिक कार्य में दक्षता लाने के लिए, विषय क्षेत्र की प्रगति पता करने के लिए, योजनाओं को बनाने और लागू करने के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले ज़रूरी है तो सूचना। इसी कारण आजकल कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो बात की जाती है कि डाटा, तो इसे सूचना को आजकल शक्ति की संज्ञा दी जाती है। धन्यवाद। जय हिंद। संजय लुणावत, माय मिशन, उदयपुर, बीएड सेकेंड ईयर, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, नॉलेज एंड करिकुलम, पार्ट 2। ज्ञान और सूचना में विभेद कीजिए। ज्ञान एक विस्तृत अवधारणा है। तथ्यों का अर्थपूर्ण स्तर तक पहुंचना जरूरी है। शिक्षित होना आवश्यक है। प्रामाणिकता भी जरूरी है। मानसिक वृद्धि होती है, जबकि सूचना केवल तथ्य की जानकारी आवश्यक नहीं होती है। सूचना स्वयं अपने आप में आंकड़े और तथ्य होते हैं। सूचना के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी नहीं है। सूचनाएं प्रामाणिक हो यह भी जरूरी नहीं है, और सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया में मानसिक वृद्धि भी नहीं होती है। नेक्स्ट, अवबोध क्या है, इसके प्रमुख स्तरों का उल्लेख कीजिए। किसी विशिष्ट व्यक्ति को ही पिता कहना या किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति को चाचा, मामा, भाई, बहन आदि कहना, इन सब रिश्ते नातों को बच्चा 2 साल के अंदर याद कर लेता है। यह तो है ज्ञान, लेकिन बच्चे को ये समझ नहीं पड़ती कि किस व्यक्ति को चाचा, मामा, भाई, बहन, पिता क्यों कहें। जब यह उसे पता चल जाए, जब वह इसका स्पष्टीकरण कर सके, उसे हम अवबोध कहते हैं। यानी किसी विषय के नियम, सिद्धांत, परिभाषा याद करने के साथ ही उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए, उनसे संबंधित कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा स्पष्ट हो जाए, नियमों को स्पष्ट कर सके, इस क्षमता को अवबोध स्तर कहते हैं। अवबोध यानी समझना, इसके 3 स्तर होते हैं। हार्डवेयर, यह है दृष्टि और उत्पादक कार्य से संबंधित। दूसरा है एल्गोरिदम, जिसका है चिंतनशील कार्य। और तीसरा है कंप्यूटेशन यानी गणना करना यानी रचनात्मक कार्य। नेक्स्ट, पाठ्य अंतर्वस्तु ज्ञान के चयन से आप क्या समझते हैं? इस बारे में स्टेनले निस्बंत के मानदंड की व्याख्या करो। तो देख लीजिए कि जो पाठ्य अंतर्वस्तु ज्ञान का जो चयन है, वह उसके लिए कुछ पैरामीटर से, एक तो प्रासंगिकता होनी चाहिए यानी वर्तमान समय में व्यवहारिक रूप से उपयोगी होना चाहिए। दूसरा, उसमें अभिरुचि वाली गुण भी होना चाहिए। कोशिश यह हो कि बच्चे की रुचि जागृत हो जाए और वह उत्साह से काम करे। जो स्टेनले निस्बंत ने मानदंड बताए हैं, तो इसने 12 उद्देश्य निर्धारित करे हैं और 2 वर्ग में बांटे हैं, 6-6। पहला जो वर्ग है पर्यावरण समायोजन संबंधी वर्ग, इसमें जो 6 उद्देश्य दिए हैं, कौशल, संस्कृति, गृह सदस्यता, व्यवसाय, अवकाश और सक्रिय नागरिकता, ये 6 पार्ट हैं। दूसरे व्यक्तिगत विकास में भी 6 पार्ट हैं। शारीरिक विकास, सौंदर्यात्मक विकास, सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, बौद्धिक विकास और नैतिक विकास। इस तरह 6 और 6 कुल 12 उद्देश्य निर्धारित किए हैं पाठ्य अंतर्वस्तु ज्ञान के चयन के लिए। नेक्स्ट, पाठ्य अंतर्वस्तु के चयन के लिए व्हीलर के प्रस्तावित मानदंड का उल्लेख करना है।
तो व्हीलर ने मानदंडों को दो भागों में बांटा है। पहला है मुख्य मानदंड, इसके भी दो पार्ट है, वैधता यानी वैलिडिटी, और दूसरा है महत्व इम्पोर्टेंस। दूसरा इन्होंने भाग दिया गौण मानदंड, उसमें 4 बिंदु है। शिक्षार्थी यानी जो विद्यार्थी है उसकी क्या आवश्यकता है और क्या अभिरुचियाँ है। दूसरा उपयोग क्या है। तीसरा अधिगम योग्यता, और चौथा है सामाजिक तथ्यों के साथ संगति यानी सामाजिक तथ्य के साथ वो कितना सही और उपयोगी साबित हो रहा है। नेक्स्ट, पाठ्य अंतर्वस्तु के चयन संबंधी प्रमुख समस्याओं का विवरण दीजिए। यहाँ पर पाठ्य अंतर्वस्तु का अर्थ होता है कंटेंट, यानी सिलेबस में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई है। अब समस्या क्या है कि समाज में वर्तमान में छात्रों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और समाज की संरचना में भी परिवर्तन होता जा रहा है कि पहले समाज परंपरागत था, आजकल आधुनिक होता जा रहा है। पुरानी सारी चीज़ों का स्थान नई वस्तुएं, नए सिद्धांत, नई जीवन शैली ले रही है और वो भी बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। तो इसके अनुसार किस तरह से हम हमारा पाठ्यक्रम और उसके अंदर का मटेरियल से चुने, यह एक समस्या है। छात्र की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके ऐसा पाठ्यक्रम हो। व्यक्तिगत भिन्नताएं, क्योंकि एक ही कक्षा में बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड के अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं, जबकि पाठ्यक्रम सबके लिए समान ही होता है। इसलिए पाठ्यचर्या में विविधता होनी चाहिए ताकि व्यक्ति अपनी रुचि, योग्यता, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार चयन कर सके। नई शिक्षा नीति 2020 में इस चीज़ का खास ध्यान रखा गया है। फिर एक और समस्या, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना जरूरी है हमारे विद्यार्थियों में, ऐसा पाठ्यक्रम चुनें। निर्धनता उन्मूलन हो सके, इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और तकनीक को भी स्थान देना है। साथ ही इस विज्ञान और तकनीकी की वजह से हमारे युवा बेरोजगार नहीं हो जाए, यह भी ध्यान रखना है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। फिर शिक्षार्थी का विकास और उसकी क्षमता के अनुसार उसको ज्ञान देना। विषय की प्रकृति में भी बहुत बड़ा एक चुनौती होती है। वह ज्ञान जो दिया जा रहा है उसको उपयोगी बनाना भी एक बड़ी समस्या है। उदाहरण के लिए अगर आत्म अनुशासन के लिए हम कोई तानाशाह की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करें तो प्रजातांत्रिक समाज उस चीज़ को अच्छा नहीं मानेगा। तो इस तरह से तालमेल बिठाना भी बड़ी समस्या है। नेक्स्ट, प्रयोग सिद्ध यानी अनुभवजन्य ज्ञान और श्रुति यानी प्रकट ज्ञान में अंतर कीजिए। तो जो अनुभवजन्य यानी प्रयोग सिद्ध ज्ञान है वह साक्ष्यों की आवश्यकता से ही उसका औचित्य स्थापित होता है। हम जो अनुभव करते हैं उससे ही हमको ज्ञान प्राप्त होता है, और आभासी अनुभव भी हो सकता है। निरंतर अभ्यास से हमको अनुभव होता है, उससे यह ज्ञान प्राप्त होता है और यह ज्ञान विश्वास पर आधारित होता है। उसी प्रकार श्रुति, प्रकट या प्रकाशित ज्ञान, इसमें वास्तविक रूप में साक्ष्यों को खोजना पड़ता है। आत्मिक चेतना यानी हमारे अंतर्मन से प्राप्त ज्ञान है, और धार्मिक अनुभव इसमें बहुत महत्व रखते हैं। इसमें भी धार्मिक अभ्यास के परिणाम से यह प्राप्त होता है, और यह ज्ञान हमारे अंतः प्रेरणा और अंतः स्रोत में निहित है। नेक्स्ट, कौशल और परिचयात्मक ज्ञान में संबंध को बताओ। आंसर है, हम साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं, तो क्या बिना साइकिल से परिचय किए या साइकिल को देखे बिना हम साइकिल चलाना सीख सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए साइकिल का परिचय होना जरूरी है। अतः कौशलात्मक कार्यों के लिए परिचयात्मक ज्ञान होना अनिवार्य है। मैं मटका बनाना सीखना चाहूँ तो मिट्टी का जो स्पर्श है, मिट्टी की जो महक है, मिट्टी का लचीलापन है, उसका चिपकना, नरम होना, इन सारी चीज़ों का परिचय मुझे अपने आप स्वतः होता जाएगा। इस तरह से कौशलात्मक ज्ञान भी परिचयात्मक ज्ञान से बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, ज्ञान की संरचना में जो स्तर है उन्हें समझिए। तो 4 मौलिक स्तर हैं या स्रोत हैं। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला अनुभव, साक्ष्य, तर्क बुद्धि और अंतः प्रज्ञा। नेक्स्ट, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार बताइए। 5 प्रकार है। पहला है मति ज्ञान, जो हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है। अन्य भारतीय दर्शन में इसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। दूसरा है श्रुति ज्ञान, जो मनुष्य अपने अनुभव से अर्जित और संचित करता है, जो किसी से
क्लास में हम सुन करके यानी व्याख्यान से या पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त करते हैं। अवधि ज्ञान यह इंद्रियों से परे होता है, ये सामान्य व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता है। मनः पर्यवज्ञान अर्थात दूसरों के मन और विचारों को जानने संबंधी ज्ञान, इसको आजकल हम आधुनिक युग में टेलीपैथी कहते हैं। और पांचवा और अंतिम है जिसको सर्वोच्च माना जाता है, कैवल्य ज्ञान। यह संपूर्ण ज्ञान है, यह कर्म बंधन से मुक्त होने वालों को ही प्राप्त होता है, अर्थात तीर्थंकर और मोक्षगामियों को। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार बताओ। 4 प्रकार बताए। प्रत्यक्ष ज्ञान यानी जिसे जैन में मति ज्ञान कहते हैं, जिसे व्यक्ति साक्षात या सीधे अपने अनुभव से ग्रहण करता है। दूसरा है अनुमेय ज्ञान यानी अनुमान पर आधारित होना, जैसे बादल को देखकर हमें अंदाज लग जाता है कि वर्षा होने वाली है। तीसरा है उपमेय ज्ञान यानी किसी भी चीज़ को समानता के आधार पर समझाना। जैसे हमारे घर में कंप्यूटर नहीं और बच्चा जानना चाहता है कंप्यूटर कैसा है, तब हम उसे बताएंगे कि जो टीवी है ना इसके जैसा कंप्यूटर दिखाई देता है, तो यह उपमेय ज्ञान है। चौथा है शब्द ज्ञान है, जो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी शब्दों से संबंधित ज्ञान। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार बताइए। 3 प्रकार है। पहला है प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसे जैन में मति ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान हमें अनुभव से, इंद्रिय से, साक्षात अर्थात सीधे रूप में प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष साधन से प्राप्त होता है। दूसरा है अनुमेय ज्ञान, जो अनुमान से प्राप्त हो, वही जैसे बादल के आधार पर हम वर्षा का अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा शब्द ज्ञान, वही लिखित और मौखिक जो भी हम सुन करके, पढ़ करके, देख करके, पाठ्य पुस्तकों से जो हम पढ़ते हैं ज्ञान प्राप्त होता है, वो शब्द ज्ञान है। नेक्स्ट, कौशलात्मक ज्ञान के प्रकार बताइए। 2 भाग है। शरीर संबंधी कौशलात्मक ज्ञान, जैसे नट अपने कर्तव्य बताता है, नाचना, कूदना, गाने गाना, ये सभी शरीर संबंधी कौशलात्मक ज्ञान है। वहीं दूसरा है शरीर एवं उपकरण संबंधी कौशलात्मक ज्ञान, जैसे साइकिल चलाना, कार चलाना, मेज या किसी वस्तु का निर्माण करना। नेक्स्ट, अनुशासनिक अर्थात विषयक ज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी अवधारणा का उल्लेख करो। तो जो अनुशासनिक ज्ञान है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिसिप्लिनरी नॉलेज, और इसका शब्द हुआ लैटिन भाषा का शब्द डिसिप्लस, और जिसका अर्थ होता है शिक्षण, विद्यार्थी और अध्यापन। अब जो अनुशासनिक यानी विषयक ज्ञान है, यह एक विषय की सीमा का निर्धारण करता है, यानी उस विषय में क्या क्या पढ़ाया जाना है। अनुशासनिक यानी यह विषयक ज्ञान अनुभवजन्य भी होता है, यानी व्यवहारिक ज्ञान है। इसमें समय के साथ साथ परिवर्तन भी आते रहते हैं। जैसे पुरानी किताब में रेडियो या ब्लैक एंड वाइट टीवी के बारे में पढ़ाया जाता था, आजकल इंटरनेट, कंप्यूटर, एलईडी, इनके बारे में पढ़ाया जाता है, स्मार्टफोन, मोबाइल वगैरह इनके बारे में। अनुशासनिक ज्ञान विशेष प्रकार का ज्ञान है। इसकी अपनी खुद की प्रकृति, विशेषता, क्षेत्र और अध्ययन विधियाँ होती है, और इसमें शिक्षण की विषय वस्तु भी होती है। नेक्स्ट, अनुशासनिक विषयक ज्ञान की वैकल्पिक अवधारणाओं से क्या अभिप्राय है। वैकल्पिक अवधारणाएं किसी भी विद्यार्थी की किसी टॉपिक पर अपनी खुद की सोच या चिंतन है, जिसके हिसाब से वह उस विषय वस्तु यानी उस टॉपिक को समझता है, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही अवधारणा को समझने के लिए उस विद्यार्थी को शिक्षक की और अच्छी पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है। अब जो वैकल्पिक अवधारणा है वह छात्र की योग्यता, अधिगम क्षमता, सभ्यता, संस्कृति, जिस समाज से, जिस क्षेत्र से आया उससे भी प्रभावित होती है। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो उसके दिमाग में बात बैठी हुई कि यह अशुभ है, जबकि वास्तव में हम जानते हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना एक उसकी दैनिक क्रिया का एक प्रकार है। नेक्स्ट, पाठ्य अंतर्वस्तु यानी पाठ्यक्रम सामग्री ज्ञान का आशय स्पष्ट करो। वास्तव में पाठ्य अंतर्वस्तु ज्ञान क्या है? ज्ञान और सूचना। अब ये ज्ञान और सूचना अध्यापक के माध्यम से शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को दी जाती है और उम्मीद अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थी उसे सीख लेवे। अब यह अंतर्वस्तु ज्ञान है, यह तथ्य, अवधारणा और सिद्धांत हैं जो शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट, पाठ्य अंतर्वस्तु यानी पाठ्यक्रम सामग्री ज्ञान के प्रमुख घटक
घटक कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए 3 घटक है। एक तो उसके छात्र के स्तर पर उस सामग्री का ज्ञान कराना। अब छात्र के स्तर का जो पाठ्यक्रम है, उस स्तर की विषय सामग्री यानी जो पाठ जो पढ़ाया जा रहा, उसका ज्ञान एक शिक्षक है उसकी समझ पर और उसकी व्याख्या करने की योग्यता पर आधारित है। यानी अगर शिक्षक में पढ़ाने की या उस विषय वस्तु को स्पष्ट करने की क्षमता अच्छी है तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा लाभप्रद रहेगा। दूसरा क्या है? उन्नत पाठ्य अंतर्वस्तु यानी उन्नत पाठ्यक्रम विषय सामग्री का ज्ञान होना। तो शिक्षक को ऐसा ज्ञान विस्तार पूर्वक प्रदान किया जाना चाहिए, न कि खाली यूँ पाठ्यक्रम जैसे तैसे ख़त्म कर दे, ऐसे नहीं। उस जो कंटेंट है उसकी सारी डिटेल बच्चों को अच्छे से पढ़ानी चाहिए। और तीसरा घटक है गहन पाठ्य अंतर्वस्तु यानी गहन पाठ्यक्रम विषय सामग्री का ज्ञान। तो बच्चों को खाली पढ़ा दिया ऐसा नहीं, उनके अंदर एक गहन चिंतन उत्पन्न करना कि ये काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका क्या परिणाम है, देश के अच्छे नागरिक कैसे बनाए जाएं। तो जो प्रथा, तर्क, निर्णय क्षमता, पाठ योजना आदि को लेकर के पढ़ाना, छात्रों को स्थानीय परिस्थितियाँ, वहाँ की आवश्यकता के अनुसार उनको सारी चीज़ें समझाना। नेक्स्ट, पाठ्य अंतर्वस्तु यानी पाठ्यक्रम सामग्री ज्ञान के चयन के सामान्य मानदंडों का उल्लेख करो। तो मानदंड बच्चों को क्या होना चाहिए? आत्मनिर्भरता उत्पन्न हो, वैधता हो सामग्री की, भरोसे लायक, रोचक हो, उपयोगी हो, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित हो, अधिगम योग्यता उसमें होनी चाहिए और वह महत्वपूर्ण हो। ऐसी चीज़ों को शामिल किया जाए, ऐसी चीज़ों का चयन किया जाए। नेक्स्ट, विश्वास की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन करो। अब विश्वास भी 2 प्रकार का होता है। किसी मानव या ईश्वर में विश्वास करना उसे बिलीफ इन कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि मुझे ईश्वर में विश्वास है या मुझे अपने उस दोस्त में भरोसा है, तो वहाँ हम बिलीफ इन का सहारा लेते हैं। जब कोई ये कहता है कि मैं यूँ विश्वास करता हूँ कि ईश्वर प्रेममय है ना, या भगवान ने ही दुनिया की रचना करी है, या ईश्वर अच्छे लोगों की मदद करता है, तब यह विश्वास बिलीफ दैट के वर्ग में रखा जाएगा। आस्था के पीछे तर्क या प्रमाण की खोज नहीं की जाती है। विश्वास बौद्धिक होता है और विश्वास के पीछे तर्क और प्रमाण की खोज करना मान्य है यानी उचित माना जाता है। यहाँ 3 बातें स्पष्ट हो रही है कि विश्वास एक तरह की मानसिकता है और यह मानसिकता किसी तथ्य को स्वीकार करने की है, और विश्वास की स्थिति में निरपेक्ष रूप से सत्यता जरूरी नहीं है, यानी पूर्ण रूप से सच होना जरूरी नहीं है। अब विश्वास की विशेषता, एक बार कोई विश्वास मस्तिष्क में बैठ जाए तो उसका निवारण करना यानी उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कई प्रकार के हमारे मन में मृत्यु भोज करने संबंधी या संतान के रूप में पुत्र प्राप्ति से संबंधित जो विश्वास दिमाग में बैठे हुए हैं, भले कितने ही गलत हो पर वो बैठ गए, उनका निवारण करना मुश्किल है। विश्वास सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो आप देखते हैं जो रूढ़ी होती है, अंधविश्वास होते हैं, उसमें अधिकतर विश्वास क्या होते हैं? गलत होते हैं। विश्वास में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, व्यक्तिनिष्ठ होती। एक ही घर में 3-4 लोग हैं तो सभी के विश्वास अलग अलग हो सकते हैं। एक व्यक्ति आस्तिक है तो परिवार का दूसरा सदस्य नास्तिक भी हो सकता है। किसी एक भगवान में भरोसा कर रहा है तो कोई किसी दूसरे भगवान में। विश्वास में आस्था जुड़ी हुई हो भी सकती है, विश्वास में तर्क भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। विश्वास का तथ्य पर आधारित होना जरूरी नहीं है। विश्वास मान लेने पर निर्भर है। आपने किसी की बात मान ली, आपने किसी व्यक्ति को मान लिया, मतलब वो विश्वास है, लेकिन विश्वास को सिद्ध नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, परिचयात्मक ज्ञान की विशेषताओं को संक्षेप में समझाएं। तो परिचयात्मक ज्ञान में एक तो स्मृति की भूमिका होती है, इंद्रियों और विषयों से संबंध होता है, आत्म सजगता यानी आत्म जागरूकता से संबंधित ज्ञान है ये, भौतिक जगत से संबंधित है क्योंकि जिस चीज़ का आपको परिचय होगा उसको आप भौतिक रूप से देखोगे तो ही वो ज्ञान प्राप्त होगा। अनुभव बहुत ज़्यादा जरूरी परिचयात्मक ज्ञान में। संवेगों में संबंध होना है, सुखद घटना को देखने पर हमको खुशी हो जाती है और कुछ गलत देखते हैं तो हमारा मन में दुख उत्पन्न होता है, इसलिए संवेगों से संबंधित है। तर्क और विचार पर आधारित होते हैं, स्वविवेक पर आधारित है। परिचयात्मक ज्ञान में विश्वास की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट, ज्ञान के वातावरण संबंधी कार्यों का उल्लेख करो। तो इसमें देखिए कि एक तो शैक्षिक वातावरण बनाया जाता है,
प्राकृतिक वातावरण भी उत्पन्न किया जाता है और वातावरण के प्रति समायोजन विद्यार्थी को हम समझाते हैं, चाहे वो सामाजिक वातावरण हो चाहे प्राकृतिक वातावरण हो। नेक्स्ट, कौशलात्मक ज्ञान की विशेषताएं लिखो। तो पहला तो क्या होता है, क्रियाशील होता है। कौशलात्मक मतलब करके सीखना, और विभिन्न क्रियाओं को पूर्ण करना पड़ता है। कोई एक क्रिया में आप अच्छा कर रहे हो, लिख अच्छा रहे हो और बोल नहीं पा रहे हो तो मतलब ही नहीं। शाब्दिक वर्णन भी करना संभव हो, कौशल विभाजन की व्यवस्था हो, सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय होना चाहिए। देखते हैं हम कि भारत में अधिकतर इंजीनियर्स थ्योरेटिकली नॉलेज बहुत अच्छा है, पर वो प्रैक्टिकली उनका नॉलेज का समन्वय नहीं होने से फिर उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। फिर कौशलात्मक ज्ञान उपयोगी होना चाहिए। जैसे अगर कोई बेरोजगार है, उसने नल या लाइट सुधारने का काम ही अच्छे से सीख लिया तो किसी सरकारी नौकरी वाले से भी अच्छी तनख्वाह कमा सकता है, इतना काम मिल जाता है। प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कौशलात्मक ज्ञान जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। स्थायी स्वरूप, एक बार आप सीख गए फिर नहीं भूलेंगे। जैसे साइकिल चले 2-5 साल तक नहीं चलानी पड़ी तो वापस से फिर से सीखने नहीं जाना पड़ेगा, वो आप भूलोगे नहीं। उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, अभ्यास जरूरी है, उसमें रुचि होना भी जरूरी है। नेक्स्ट, परिचयात्मक ज्ञान के प्रकार को लिखो। तो परिचयात्मक ज्ञान आत्मसजगता से भी मिलता है, प्रत्यक्ष अनुभव से मिलता है। हमारी इंद्रियां, आपको बताइए 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, तो उनसे जो प्राप्त होता है वह ज्ञान। फिर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयी शिक्षा में ज्ञान की श्रेणियाँ अथवा प्रकार के चयन के आधार लिखो। तो किस आधार पर चयन करेंगे? एक तो ज्ञान क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कहेंगे हाँ दूर कुछ सफ़ेद नज़र आ रहा है, नहीं वो सफ़ेद क्या है, गाय है, तो वो निश्चित ज्ञान है। स्पष्टता, अब जैसे अर्जुन से सबसे पूछा गया क्या दिख रहा है, सब ने कहा पेड़ ये वो, अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही, यानी ज्ञान में स्पष्टता होनी चाहिए। अबाधितता, यानी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ज्ञान में एक ही वस्तु से संबंधित ज्ञान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे आपने आँख से जो देखा, कान से जो सुना, जीभ से जो चखा, त्वचा से जो अनुभव किया, उस सब के आधार पर एक स्पष्ट हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। नवीनता, नया ज्ञान होना चाहिए, पुरानी चीज़ें काम की नहीं है। क्रिया साफल्य, यानी उस ज्ञान को हम निजी जीवन में उपयोग में कर सके। जैसे रोगी को दी जाने वाली औषधि तभी सही मानी जाएगी जब वो रोगी को या उसकी बीमारी को ठीक करे। धन्यवाद, जय हिंद।